कहते हैं कुछ कब्रें कभी नहीं खोदनी चाहिए क्योंकि उनमें इंसान नहीं मौत सो रही होती है। लेकिन एक गलती ने 5000 साल पुरानी उस श्रापित राजकुमारी को जगा दिया और उसके जागते ही मौत ने एक एक करके सबका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिर उसका असली मकसद क्या है, आगे क्या हुआ, ये इसी फिल्म की सबसे खौफनाक कहानी है। जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, जिसके लिए खुदाई में ड्रिलिंग करते समय यहाँ पर ताबूतों से भरा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिलता है और ये बात न्यूज की तरह पूरे इंग्लैंड में आग की तरह फैल जाती है। और कहा भी जाता है कि पहले लंदन शहर किसी समय एक विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बाद उस विशाल कब्रिस्तान पर खोजबीन करने की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी ले लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की दीवारों पर उन्हें मिस्र लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखता है। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कब्रिस्तान की हिस्ट्री अब तक के सबसे बड़े गहरे राज को दुनिया के सामने उजागर करेगी। इसकी दीवारें पुराने समय के मिस्र की राजकुमारी, जिसका नाम एमनेट होता है, उसके जीवन से जुड़े रहस्य को बयां कर रही थी, जिस राजकुमारी का नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। एमनेट मिस्र के सिंहासन पर शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और एक तौर पर देखा जाए तो उसमें शासन करने के पूरे हुनर भी थे और वो राजा की इकलौती संतान भी थी। लेकिन एमनेट का साम्राज्य पर शासन करने का सपना तब टूट जाता है जब उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और इस तरह जल्दी ही उसकी सौतेली माँ राज्य को एक उत्तराधिकारी दे देती है। लेकिन एमनेट अपने शासन करने के सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो बुराई का रास्ता चुनती है और काला जादू के जरिए मौत का देवता सेठ को बुलाती है। सेठ उसके पास आता है और उसे खंजर देता है। एमनेट के द्वारा खंजर लेते ही देखते उसका पूरा शरीर बदल जाता है और इसके अंदर बुरी शक्तियों का समावेश हो जाता है, जिसके बाद वो इस खंजर से अपने पिता और अपने सौतेले भाई को मार देती है। लेकिन सेठ को वो इंसानी दुनिया में लाना चाहती थी, जिसके लिए उसे सेठ को एक इंसानी शरीर देने की जरूरत थी, इसलिए वो एक इंसान को चुनती है। पर इससे पहले कि वो उस इंसान को सेठ के दिए गए उस खास खंजर से मारती, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और एमनेट को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और उसके बाद उसे जिंदा मम्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। वहीं एक तरफ इंग्लैंड में मिले इस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च जारी थी, तो दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में 2 यूएस सोल्जर निक और वेल एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराए हुए नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस जगह इन दोनों को महंगे हीरे जवाहरात मिलने की आशंका थी। अब उन सोने चांदी के जवाहरात को हासिल करने के लिए जब निक और वेल वहाँ पहुँचते हैं तो गाँव के अंदर घुसते ही वहाँ के लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिस हमले से वेल बहुत घबरा जाता है और अपने आर्मी से हवाई मदद मंगवा लेता है। अब उस आर्मी की गोलियों की बौछार करने की वजह से हमला करने वाले लोग भाग जाते हैं, लेकिन इस फायरिंग से वहाँ की जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा निकल आता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। दरअसल ये आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका नाम जेनी है और ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने नक्शा चुराया था। वो जाकर निक को एक थप्पड़ मारती है और उसे अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है कि तभी जेनी देखती है कि यहाँ पर हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसे देखकर वो बाहर से ही अंदाजा लगा लेती है कि इसमें बहुत सारी कीमती चीज मिल सकते हैं। जिसके बाद उस आर्मी के कर्नल ग्रीनवे जेनी को 2 घंटे का समय देते हैं उस गड्ढे पर रिसर्च करने के लिए। अब जेनी उस गड्ढे में अंदर जाती है और उसकी मदद के लिए कर्नल ग्रीनवे निक और वेल को भी गड्ढे में भेजते हैं। इधर अंदर जाने के बाद निक के ऊपर कुछ मरकरी की बूंदें टपकती है, जिसे देखकर जेनी बताती है कि प्राचीन समय में मिस्र के लोग मरकरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर बनाने के लिए करते थे। इसके बाद वहाँ पर उन्हें मरकरी का एक पूरा कुआं भी मिलता है। इसके चारों ओर दिखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी को कैद करके रखा गया है। अब जेनी वहाँ मौजूद चीजों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि निक वहाँ पर कुएं से लटकती रस्सी पर एक गोली चला देता है, जिसके कारण रस्सी के टूटते ही मरकरी के कुएं से एक बड़ा सा ताबूत निकल आता है और इस ताबूत के निकलते ही अचानक वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती है, जिसमें से एक मकड़ी वेल को काट लेती है। वही निक जैसे ही ताबूत की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे एमनेट के विजन आने लगते हैं और उस विजन में एमनेट निक से कहती है कि तुमने मुझे इस कैद से बाहर निकाला है और अब मैंने तुम्हें चुन लिया है। तभी जेनी उसे वापस होश में लाती है, जिसके बाद सभी उस ताबूत के साथ वहाँ से अपने एयरप्लेन से निकल जाते हैं। अब एयरप्लेन के अंदर सब ठीक ही चल रहा था, पर मकड़ी की काटने की वजह से वेल में कुछ बदलाव आने लगे थे और वो धीरे धीरे एमनेट के बस में होते जा रहा था
था। इसके बाद अचानक वेल उठकर ताबूत के पास पहुंचता है और जैसे ही कर्नल ग्रीनवे उसके पास पहुंचते हैं तभी वेल कर्नल पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। अब कर्नल को मारने के बाद वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन निक बाकी लोगों को बचाने के लिए वेल पर गोली चला देता है, जिससे वेल मारा जाता है। तभी बहुत सारे कौवे एयरप्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो क्रैश होने लगता है। लेकिन एयरप्लेन के क्रैश होने से पहले निक जेनी को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर वो खुद इस क्रैश में मर जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनी को खबर मिलती है कि एयरप्लेन के सारे लोग मारे गए हैं और उन लाशों की पहचान के लिए उसे मर्च्यूरी में जाना है। इस मर्च्यूरी में निक भी मरा पड़ा था, लेकिन तभी अचानक निक जिंदा हो जाता है। ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई भी खरोच के या कुछ और भी निशान नहीं थे। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि प्लेन के क्रैश होने के बाद वो जिंदा कैसे है। तभी निक को वेल की आत्मा नजर आती है और वो वेल से पूछता है कि वो जिंदा है या फिर नहीं। तो वेल उससे कहता है कि तुम जिंदा हो, पर अब तुम पछताओगे कि काश तुम मर जाती तो अच्छा होता। पर तब तक मर्च्यूरी में जेनी पहुंच जाती है और सब लोग निक को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वहां पर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पुलिस वाला गलती से उस ताबूत को खोल देता है जिसमें एमलेट की मम्मी थी। तभी ताबूत खुलते ही एमलेट एक एक करके सभी पुलिस वालों की ताकत अपने अंदर खींचकर अपने शरीर को दोबारा से जिंदा करने लगती है। वहीं इस तरफ मर्च्यूरी से वापस आने के बाद निक थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए जेनी निक को समझाती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और जो ताबूत उन्हें मिला है और उस पर लिखे मैसेज से ये पता चल गया है कि उस ताबूत में राजकुमारी एमनेट को दफन किया गया था, जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया है। और अब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप को एक खंजर की तलाश है जिस पर एक चमकता हुआ मणि लगा हुआ है, क्योंकि इस खंजर से एमनेट सेट को दुनिया में लाने वाली थी। पर अब उस खंजर का वो मणि कहीं गुम हो गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में खुदाई के समय जो विशाल कब्रिस्तान मिला है उसमें खंजर का वो मणि मिलने की उम्मीद हो सकती है। अब इन सब बातों को और प्लेन के क्रैश होने के हादसों को एक साथ जोड़ने के बाद जेनी इस नतीजे पर पहुंचती है कि उन लोगों ने अपने देवता को शायद नाराज कर दिया था या फिर कुछ और गड़बड़ है, पता नहीं। इधर निक जेनी की बातों को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे हर जगह वेल दिख रहा था। तभी निक घबरा कर वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी वेल दिखता है और तब वेल उसे कहता है कि हम दोनों अब श्रापित हो चुके हैं और अब हमें वही करना होगा जो एमनेट चाहेगी। लेकिन निक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे दूर किसी की परछाई नजर आती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं और तभी एमनेट उसके पास आने लगती है। लेकिन इस समय आकर जेनी निक को बचा लेती है। दरअसल बात ये होती है कि ये सब कुछ निक का इमेजिन होता है। अब निक जेनी को बताता है कि तुम जो भी कर रही थी सब सच है। उन लोगों ने अपनी देवता को नाराज कर दिया है और अब उन्हें इस समस्या को हल करने के लिए उस ताबूत को खोलना होगा। इसके बाद निक जेनी को उसी जगह ले जाता है जहाँ उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। वहाँ जाने के बाद दोनों ताबूत ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी निक को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं और ये वही लोग थे जिनकी ताकत एमनेट ने छीनकर उन्हें ज़ॉम्बीज़ बना दिया था। अब वो लोग निक को पकड़कर रखते हैं और वहाँ पर एमनेट आती है और आकर वही खंजर से निक को मारने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है, क्योंकि उस खंजर में वो मणि ही नहीं था। पर तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है, जिसे देखते ही एमनेट उसे मारने जाती है, लेकिन निक ज़ॉम्बीज़ को मारकर एमनेट की पीठ में वही खंजर से वार कर देता है, जिससे एमनेट कमजोर पड़ जाती है और उसका फायदा उठाकर निक और जेनी बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे एमनेट के ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, जिनके साथ हाथापाई में उनकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद निक देखता है कि सामने से एमनेट उसके पास आ रही है। तभी निक उसे रोकने जाता है, लेकिन एमनेट उसे मार देती है और फिर जेनी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि वहाँ पर जेनी के आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग आ जाते हैं और एमनेट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग तीनों को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जहाँ उनके सारे रिसर्च होते थे। वहाँ डॉक्टर हेनरी आते हैं जो निक को बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने की खोज करता है और अब एमनेट को भी हमने कैद कर लिया है और इस तरह उसके शरीर में मर्क्यूरी इंजेक्ट करके उसके शरीर को जमाने का काम शुरू हो जाता है ताकि उस पर रिसर्च कर सके। और अब हमें पता चलता है कि तुम अब श्रापित हो चुके हो और वो धीरे धीरे कब्जा करने लगती है। और इधर निक को विजन्स में बताती है कि अगर वो एमनेट का साथ देता है और सेट को दुनिया में लाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद निक डॉक्टर हेनरी से श्राप को खत्म करने का तरीका पता करने जाता है, पर डॉक्टर हेनरी बताते हैं कि ये श्राप तो निक की जान लेकर ही खत्म होगी और साथ ही साथ वो चमकीला मणि लगा हुआ खंजर से निक
निक की जान ली जाएगी, तभी ये श्राप खत्म होगा। दरअसल डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वो जेनी का इस्तेमाल करके निक को बुलाएंगे और उसे मारकर सेठ के श्राप से दुनिया को बचाएंगे। लेकिन जेनी को डॉक्टर हेनरी के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते उससे पहले डॉक्टर हेनरी को उनकी बीमारी का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिससे वो अचानक मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं और इसे खत्म करने के लिए वो एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बीच इंजेक्शन लेने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, जिस कारण डॉक्टर हेनरी अनकंट्रोल होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो सभी को कहते हैं कि यहाँ से सब बाहर चले जाओ और उनकी बातों को मानकर सभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ निक उनके साथ अंदर फंस जाता है और फिर डॉक्टर हेनरी उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच इधर खुदाई के दौरान मिले वो विशाल कब्रिस्तान से वो चमकता हुआ मनी मिल जाता है और ये बात एमनेट को पता लग जाती है और इसलिए उस मनी को पाने के लिए एमनेट कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके उच्चारण से एक मकड़ी जाकर डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में घुस जाती है, जिससे वो एमनेट के बस में हो जाता है और फिर वो एमनेट के अंदर दी जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है, जिससे एमनेट फिर से ताकतवर होने लगती है। अब वो खुद को आजाद करके बाकी लोगों की ताकत लेकर वो मनी हासिल करने निकल जाती है। वहीं निक और डॉक्टर हेनरी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर किसी तरह निक डॉक्टर हेनरी को उसका इंजेक्शन लगा देता है और वो बचकर निकल जाता है। अब इसके बाद जेनी और निक मिलकर ये तय करते हैं कि वो उस मनी को किसी भी तरह तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मनी टूट जाएगी तो एमनेट का प्लान नहीं हो पाएगा और ये श्राप भी टूट जाएगा। इसलिए ये दोनों उस मनी को लेने के लिए भागते हैं। वहीं एमनेट अब पूरी तरह आजाद हो गई थी और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हो चुकी थी। वो अपनी काली शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके निक को पकड़ने की कोशिश करती है और पूरे लंदन शहर को अपने लपेटे में ले लेती है। तभी निक का पीछा एक तूफान करने लगता है। डॉक्टर हेनरी के लोग भी उस मकबरे को बंद कर देते हैं जहाँ पर वो मनी है, क्योंकि एमनेट अब वहाँ आने वाली थी। अब इस तूफान के दौरान निक को फिर से अपने दोस्त विल नजर आता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि मनी कहाँ पर है। वो निक को लेकर इस गुफा में आ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरा काम अब पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें एमनेट के हवाले कर दूंगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी निक को जेनी की आवाज आती है, जो उसके पीछे से आ रही थी। लेकिन तभी निक की तरफ एमनेट की ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगते हैं। वहीं एमनेट उस मकबरे के बाहर आ जाती है और कब्र में सो रहे सभी लोगों को जगा देती है। अब ये सभी बाहर आते ही सारे लोगों पर हमला कर देते हैं। इधर जेनी पर भी एक मम्मी अटैक करने वाली थी, लेकिन एन मौके पर निक उसे बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अब एमनेट उस मकबरे के अंदर जाती है, जहाँ उसे लाल चमकता हुआ मनी मिल जाता है और वो उसे अपने खंजर पर लगा लेती है। वहीं निक और जेनी गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी अटैक कर देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी निक उस मम्मी को मारकर जेनी को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर जेनी के पीछे एमनेट आ जाती है, जो जेनी को पानी के अंदर ले जाती है। निक उसे बचाने के लिए पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो पानी के अंदर से जाते हुए नदी के नीचे एक कब्रिस्तान में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे जेनी तो नजर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। अब किसी तरह वो उनसे बचता हुआ जेनी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज़ थे जो निक को पकड़ लेते हैं। अब निक के सामने जेनी की लाश थी, जो पानी में डूबकर मर चुकी थी। तभी वहाँ पर एमनेट आती है, जो निक को फिर से अपनी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन निक उससे लड़ने जाता है, पर एमनेट यहाँ निक को बहुत ही बुरी तरह मारती है। लेकिन निक फिर भी हार नहीं मानता और अब वो एमनेट से वो खंजर लेना चाहता था और अब वो फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार फिर एमनेट उसे पकड़ लेती है और उसको फिर से अपनी बातों से डाइवर्ट करती है कि तुम मौत के देवता बन जाओगे, जिससे तुम मौत पर काबू कर पाओगे। लेकिन निक को तो बस एमनेट को खत्म करना था और वो उससे कहता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसकी बातों को सुनकर एमनेट को गुस्सा आ जाता है और उसे उठाकर वो पटक देती है, लेकिन इस बार निक चालाकी से वो खंजर ले लेता है और उस खंजर को जमीन पर मारता है, जिससे उस मनी में दरार आ जाती है। निक फिर से ऐसा करता है, उससे पहले एमनेट उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इसके टूटने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम देवता नहीं बन सकोगे। लेकिन अब की बार निक उसे ना तोड़कर खुद अपने सीने में ही मार लेता है। इसके बाद निक के अंदर सेट की पूरी शक्तियाँ आ जाती है और वो भी पावरफुल बन जाता है और एमनेट पर हमला कर देता है। और अब क्योंकि निक के अंदर सेट की ताकत पूरी तरह से आ चुकी थी, इसलिए वो एमनेट की सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है और उसे फिर से एक मम्मी में बदल देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनी के लिए ही मारा था, ताकि खंजर मारने के बाद उसे सेट की शक्तियाँ मिल जाए और वो जेनी को फिर से जिंदा कर सके। और अब वो जेनी को जिंदा कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ समय बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं, जो जेनी को बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या फिर अच्छाई के लिए। अब आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि निक मिस्र के रेगिस्तान में है, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त विल भी होता है, जिसको निक ने फिर से जिंदा कर दिया था। और इस तरह ये दोनों फिर से एक अनजाने अनसुलझे रहस्य के सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी दृश्य को दिखाते हुए इस फिल्म को यहीं पर खत्म किया जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी।